तो हेलो दोस्तों, आज लेके आ रहे हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर, लास्ट लेक्चर है जिसमें बताएंगे आर्हेनियस का इक्वेशन बताएंगे और बताएंगे इफेक्टिव ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आज ये बताएंगे। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और फिर उसकी कंसंट्रेशन पे क्या पड़ता है। तो बेसिकली हम लोग कंसंट्रेशन पे जितना भी बताए थे सब पहले प्रीवियस लेक्चर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, जितने भी nth ऑर्डर जितने भी थे वो सब किस पे थे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे थे। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज इसमें बताएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उस पर टेम्परेचर अगर कोई भी टेम्परेचर लग रहा है तो उस टेम्परेचर की वजह से उस रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए इसका क्या कहता है ये, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट आल्सो इंक्रीजेज, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन के पावर, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है ना, ये क्या है, ऑर्डर है। देखो ये क्या कह रहा है, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब ज्यादा टाइम में क्या होता है, रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे और जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। देखो पहले बताए थे, एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, जैसे आप कोई भी रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है जिसका, अगर इसका कांस्टेंट के रहता है और कोई रिएक्टेंट जैसे ए ले लेते हैं। बेसिकली देखो इसमें अब हम लोग बढ़ा के देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बिकॉज के क्या है, के कांस्टेंट। ठीक है ना, ये क्या है, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट के का वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा, उसका मान बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो तो बोला है इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम में किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, तो उसका जो रेट होगा, रेट कांस्टेंट, वो ऑल्सो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू कांस्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिकॉज क्यों बढ़ेगी, कभी भी कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो चीनी ले लिए और पानी ले लिए, अब दोनों से कोई हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो अगर उसमें टेम्परेचर दे देंगे, टेम्परेचर का मतलब तापमान अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो चीनी जो है वो जल्दी घुल जाएगी, उसमें डिजॉल्व जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो रिएक्शन हमको होना चाहिए था 10 मिनट में, वो रिएक्शन हमारा हो गया 5 मिनट में। तो बेसिकली यही बात है। ठीक है ना, तो जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो ये बात करता है किसकी, ये बात करता है अप्रॉक्स डिपेंडेंसी की। अप्रॉक्स डिपेंडेंसी का मतलब ये बताना क्या चाहता है, देखो जनरली ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक, रेट कांस्टेंट नियरली डबल, मतलब कि जनरली एकदम एक्यूरेट नहीं है। जनरली अगर हम किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लगभग अप्रॉक्स मतलब लगभग वो क्या हो जाता है, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लगभग क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दे रहे हैं 10 डिग्री, तो लगभग वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। नोट कर लीजिए। तो अब बताएंगे एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ कांस्टेंट के ऑन टेम्परेचर। आर्हेनियस इक्वेशन होता है के, आर्हेनियस इक्वेशन जो होता है हमारा होता है कांस्टेंट के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपान में आर टी। अब देखो बेसिकली इसमें होता क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन यही होता है हमारा, ये होता है आपका आर्हेनियस इक्वेशन, और इसमें बता देंगे बारी बारी से कौन क्या होता है कौन क्या नहीं होता है।
ये जो k होता है रेट कांस्टेंट, और a होता है इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि ये e है, e क्या होता है, e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, e एक्सपोनेंशियल होता है। अब ये एक्सपोनेंशियल, अगर e एक्सपोनेंशियल है तो इसके जस्ट पहले, मतलब पहले उसी लिए बोल देते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या तो आर्गेनियस फैक्टर भी कहते हैं। और ये EA है सफिक्स में, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब किसी भी, मतलब कोई भी हम अगर रिएक्टेंट ले रहे हैं रिएक्शन में तो उसकी एनर्जी कितनी होती है। और यहाँ पे जो T है, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में लेना, टेम्परेचर हमेशा किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। और फिर यहाँ पे दे दिया है आपका R, जो R है, R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, पहले अच्छे से नोट कर लो कॉपी पेन लेके। देखिए भाई, अब यहाँ पे लिखा है नॉट कोलिजन बिटवीन, नॉट कोलिजन, देखो कोलिजन थ्योरी यहाँ पे आती है। कोलिजन थ्योरी के बारे में इसके प्रीवियस जो वीडियो बनाए उसमें कुछ बात किए हैं, अब जो है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। नॉट कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इफेक्ट गिव प्रोडक्ट। देखो भाई, सबसे पहली बात तो हमको मालूम है, अगले प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि जो रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, एक दूसरे से कोलाइड करता है, और जो कोलाइड करने के बाद से जो बनाता है आपका प्रोडक्ट बना। ठीक है, कोलाइड के बाद। अब यहाँ बोला है कि नॉट कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव गिव्स प्रोडक्ट, मतलब कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं सभी के सभी रिएक्टेंट जो होता है इफेक्टिवली कोलाइड नहीं करते। ठीक है ना, सभी के सभी जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपस में कोलाइड नहीं करते हैं। देखो कैसे क्या होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है A, और ये मान लो कि, और इसके साथ है B, ये रिएक्टेंट, और मान लो A मॉलिक्यूल और मान लो B मॉलिक्यूल। ठीक है, एक तो और बता दे रहे हैं, ये A हो गया और ये भी A हो गया। ठीक है, और इधर मान लो ये B हो गया, ये भी B हो गया। अब देखो इसमें B का B से, देखो B का B से क्या हो जाएगा, कोलाइड करेगा। ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा। और देखो B का A से करेगा तो ये बना लेगा, ये कोलाइड करके बना लेगा A B, दोनों चिपक जाएंगे। लेकिन ये A और ये B तो नहीं कोलाइड किया ना, ये हेड ऑन हेड कोलिजन किए, हेड ऑन हेड कोलाइड किए, तो ये A B बन गए, चिपक गए। और ये वाले तो नहीं ना किए, ये वाले देखो A और B नहीं किए ना भाई। अरे भाई, जैसे एक बात तुमको एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, जैसे कि मतलब B वाला A से क्या किया, B वाला A से क्या किया, कोलाइड किया, तो ये अपना पकड़ के बना लिया, A B प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा रहा है ना, A B बना लिया। लेकिन A और B तो नहीं कोलाइड कर रहा है ना। ठीक है, जैसे स्कूल में क्या होता है, आप लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो एक लड़की है, सभी लड़के उसको लाइन मारते हैं, लेकिन वो लड़की सबको लाइन नहीं मारती है, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज समझ में। ठीक है, जैसे कॉफी के माने उसको लेके गए, लेकिन वो आप में इंटरेस्ट नहीं रखी, कई लोग लेके गए लेकिन वो इंटरेस्ट किसी में नहीं रखी, किसी एक से रखी, तो उसी से कोलाइड की, बाकी सबसे कोलाइड तो नहीं की ना। आज समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब जो है कॉफी पीने सबके साथ चली गई, ए वाली ए के साथ चली गई, बी वाली बी के साथ, आपस में कोलाइड की। या तो ऐसे भी कर सकता है, बी वाला ए के साथ और ए वाला बी के साथ आपस में कोलाइड किए ना, इस तरह वो क्या की, कोलाइड। तो ये जो होता है कि आपका पूरा इफेक्टिवली कोलाइड कर रहा है, लेकिन ये इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कोलाइड कर रहे हैं, कुछ कोलाइड नहीं कर रहे। ठीक है ना, मतलब दो कोई रिएक्टेंट लिए, जैसे इसका दोनों में टक्कर हुआ, इसी की वजह से और इसके पीछे जुड़े तो उसे टक्कर नहीं हो पाएगा, वो बच गया, तो वो नॉन इफेक्टिवली हो जाएगा। ठीक है ना, वो इफेक्टिवली नहीं है। तो ये हो गया आपका। जैसे कि रिएक्शन में, इसका रिएक्शन एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रहे हैं। जैसे मान लो A2, या तो आप ऐसे लिख लो, ये H2 और प्लस I2 एग्जांपल है, और ये बनेगा 2H। ठीक है, तो मान लो H जो है आपका यहाँ पे फिलहाल A मान लो, और I जो है मान लो B है। ठीक है, तो ये दोनों के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे।
लेकिन 100% इफिशियंसी नहीं मिलेगी। जितने रिएक्टेंट हैं, सभी रिएक्टेंट अगर आपस में कोलाइड करें तो पूरा का पूरा 100% आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 99% मिल सकता है लेकिन 100% नहीं मिलेगा। तो इतना नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद बताएंगे इसमें कुछ इसके फैक्टर हैं, कुछ कोलिजन फैक्टर हैं, मैं बताऊंगा आपको। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना। ये तो आपका पहला हो गया ना, ओरिएंटेशन। पहला फैक्टर यही होगा आपका, इसको पहला फैक्टर बोलते हैं। इसको पहले फैक्टर में लिखना भूल गया, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ठीक है ना। ओरिएंटेशन फैक्टर है बेसिकली, नोट कर लो। ओरिएंटेशन बैरियर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से इधर नहीं लिखूँ। जो पहला वाला है ओरिएंटेशन बैरियर, इसको लिख देता हूँ H2 + I2 और बनाएगा 2HI, जहाँ H A है और I B है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ओरिएंटेशन बैरियर, जिसमें सभी के सभी कोलाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ बाकी भी रह जाएंगे, सब कोलाइड भी करेंगे कुछ, ठीक है। बिठा दे इसको। मिटा दें। अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट एनर्जी देखो एनर्जी बैरियर आ जाएगा। दूसरा है एनर्जी बैरियर, अगर हैशटैग मारना भी ठीक है। इस साइड हो जाएगी आपकी एनर्जी, ये एनर्जी का है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी वर्सेस क्या रहता है, एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर ही रहता है शायद, थोड़ा मैं देख लूँगा। रिएक्शन कांस्टेंट कोऑर्डिनेट होता है। देखो इसमें होता क्या बेसिकली, यहाँ पे होती है आपका, यहाँ पे एक होता है और एक होता है थोड़ा सा उसके, ठीक है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ध्यान से देखो, अगर आप बता दें रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। देखो होता क्या, इसको रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होता है उसके पास कुछ एनर्जी होती है, जो एनर्जी कुछ इस तरह से चलती है और फिर कुछ इस तरह से आ जाती है, कुछ इस तरह से, ठीक है बेसिकली। तो जो रिएक्टेंट होता है हमारा, उसके पास कुछ एनर्जी होती है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। रिएक्टेंट के पास क्या होती है, कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, कुछ एनर्जी होती है, जो एनर्जी लेके यहाँ पे जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आराम से आता है, स्लो मोशन, ठीक है, स्लो मोशन। ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ी सी प्रोडक्ट से कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका इसमें खर्च करेगा यहाँ तक जाने के लिए। यहाँ जब चला जाएगा उसके बाद स्लो मोशन में ऐसे आएगा, ठीक है। ये है आपका ग्राफ, ठीक है, एनर्जी बैरियर।
बेसिकली इसको बोलते हैं, इसकी एनर्जी होती है ई आर, रिएक्टेंट आर यहाँ पे लिख दें ई और रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी, और यहाँ हो जाएगी प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो भाई, ये थोड़ा सा ऊपर रहता है क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी रहती है, और ये पूरा पूरा यहाँ तक आएगा, जिसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ई, क्या बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं ई टी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। देखो बेसिकली एनर्जी कितना होता है, ई इक्वल टू ई टी माइनस ई आर, ये आपका होता है फॉर्मूला इसमें, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद से आगे चलते हैं, नोट कर लो। अब देखिए तीसरा पॉइंट बताएंगे, फ्रैक्शन ऑफ molecule, fraction of molecule which cross energy barrier, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो होता है ना, फ्रैक्शन ऑन मॉलिक्यूल विच क्रॉस एनर्जी बैरियर, ये इक्वल टू होता है आपका, ये प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए और टी के पावर माइनस ई अपन में आर, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ई अपान में, ठीक है, ये होता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो इसमें इसका वर्सेस ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बना के बताएंगे आपको, ठीक है ना। इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको इसे कहानी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बताते हैं आपको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉस एनर्जी बैरियर प्रोपोर्शनल टू ए, बेसिकली ये रहता है ई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्यूरेट ई अपान में आर टी, ठीक है, क्रॉस एनर्जी बैरियर। देखो जो क्रॉस एनर्जी बैरियर होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब क्रॉस एनर्जी बैरियर क्या होता है बताए हैं, क्रॉस एनर्जी बैरियर क्या होता है। अब देखो इसमें बताएंगे, इसका इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताएंगे। सबसे पहले कि फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अगर इफ ये कब हो सकता है, जब कोई टेम्परेचर, जैसे मान लो कोई टेम्परेचर T1 है और कोई टेम्परेचर T2 है, तो T2 बड़ा होना चाहिए T1 से, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, कभी भी कोई टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, तो ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूलैरिटी का फैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलैरिटी का फैक्टर ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा मोल कोलाइड करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी, और अगर उसके अंदर जो होता है, अगर फैक्टर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, तो इसका जो होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। एनर्जी क्या बढ़ जाएगी, ठीक है।
देखो यहाँ पे बारी बारी से एक बार यहाँ पे एनर्जी बढ़ी, ये और यहाँ पे एनर्जी बढ़ी, यहाँ पे एनर्जी बढ़ी, ठीक है। और इधर सॉरी यहाँ पे देखो फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी। और अगर ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ रही, इस डायरेक्शन बढ़ रही, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे भी बढ़ी, यहाँ पे भी बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, सब जगह बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होता है। अब हम आर्हेनियस के इक्वेशन को अब फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा दें। इसको मिटा दें। और जो आर्हेनियस का इक्वेशन होता है R proportional to e to the power minus EA अपन में RT। देखो x जो ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे बेसिकली लगेगा आपका e to the power minus EA अपन में RT, ठीक है। अब ध्यान देखो, अब ए क्या है बताएं ना भाई, ई क्या है वो बताएं, आर क्या है, टी क्या है, और आर क्या है ये नहीं बताएं, ये रेट होता है, ठीक है ना, रेट। अब देखो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखो एक बात और है, जो रेट होता है ये जो होता है इक्वल टू होता है के और ए ई के पावर माइनस के ई ए अपन आर टी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग के इक्वल टू लॉग ए ई अपन में आर टी। इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई रहेगा के इक्वल टू लॉग बेस ए और प्लस लॉग ई माइनस ई ए अपन आर टी हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं लॉग के इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लॉग ए, और इसको लिख सकते हैं। देखो ये जो पावर है ना, ई के पावर है ना, ये जो होता है इधर आ जाएगा तो ये लिखेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई ए अपन में आर टी हो जाएगा, ठीक। और लॉग हो जाएगा ई बेस। तो हमको एक चीज मालूम है, हम बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं, लॉग ई इक्वल टू 1 होता है, या लॉग एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर्मूला लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे क्या होता है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ यहाँ पे बना दे रहे हैं, ग्राफ बेसिकली यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो ग्राफ कैसा है, लॉग ई के और लॉग ई ए। देखो y बराबर एम एक्स, ये एम एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एम एक्स और प्लस सी इधर होगा। तो एम एक्स क्या है, देखो एम एक्स क्या है, एम एक्स 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 जो वेरी कर, एक चीज थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है। लॉग ई के इक्वल टू, देखो लॉग ई 1 हो जाएगा ना, इसको लिखना भूल गए, तो इसको लिखते हैं माइनस ई ए अपन में आर टी, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस लॉग ई ए। पहले इतना नोट करिए, उसके बाद ग्राफ बताएंगे, ठीक है। इतना नोट करो फिर ग्राफ बताएंगे, नोट करो, ठीक है। तो देखो भाई इसमें m क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या वैरी कर रहा है, इसमें देखो इसमें t वैरी कर रहा है, ठीक है ना। t क्या कर रहा है, 1/t वैरी कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलाइड्स ज़्यादा होंगे, और ये e अपन ये होता है स्लोप होता है। सबसे पहले हम आपको बहुत पहले से बता चुके हैं कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है, तो हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। और इस स्लोप की वैल्यू कुछ होगी आपका, अगर दिख नहीं रहा तो मैं मार्क कर
चेंज करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मिटा के इसको मिटा दूं मैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कुछ अच्छा क्लियर दिखेगा, मार्कर थोड़ा सही नहीं है। देखो स्लोप जो, देखो स्लोप जो क्या है, इसमें क्या कर रही है, इसका पहले तो बता देना ही किस पे ये होता है आपका, ये होगा लॉग ई। बेसिकली देखो ये आर है ना, तो ये रेट कांस्टेंट है, बता रहा है क्या, रेट कांस्टेंट। सब जगह सी लिख देते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। वही रेट कांस्टेंट क्या आता है, के होता है, लॉग ई के। अब बताइए ये कुछ जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये y बराबर, ये देखो y हो गया, y बराबर ये हो गया mx, और ये प्लस कितना हो गया, c हो गया। c जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, कहाँ पे, लॉग ई ए, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी आपकी लॉग ई ए हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या कर रहा है भाई, देखो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, और यहाँ से ये जो होता है नेगेटिव स्लोप बना रहा है, मतलब ऐसा स्लोप बना रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसका कुछ एंगल होगा जिसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। जो स्लोप होगा ऐसे कितना होगा, थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा थीटा, स्लोप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और सॉरी एक चीज तो भूल ही गया, 1/T टेम्परेचर, ठीक है ना, इस पे वैरी कर रहा है। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा वीडियो छूट गया था और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई, तो मैं इसको अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो पहले, नोट हो गया, मिटा दे मिटा दे मिटा दे। अब देखो सारा न्यूमेरिकल लगाता है, न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें जो होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं रहता है, उसमें 10/10 रहता है, ठीक है ना। तो मैं उसको 10/10 में करूँगा, तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, अगर मान लीजिए लॉग बेस 10 हो जाएगा, और जो भी आपकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे फाइंड एक्स वाई जो भी रहेगा वो लिख देंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले दिया है लॉग ई के इक्वल टू माइनस ई ए अपान में आर टी, और प्लस लॉग ई ए, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2.303 लॉग बेस 10 के और इक्वल टू माइनस ई ए अपान में आर टी, और प्लस 2.303 लॉग बेस 10 ए, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो है आपको यूज होगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको चाहेंगे तो और ट्रांसफर करके अगर लिखना चाहिए किसी एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इधर करके किसी को सब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं बेसिकली इतना छोड़ दे रहा हूँ, बस इतना बहुत है आपके लिए। न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये ज़्यादा फॉर्म यूज होगा, ठीक है ना। या फिर एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इधर लेके चले जाएं, इसको इधर लेके चले जाएं, तो हो जाएगा ई ए अपान में आर टी, ये वाला माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस ए माइनस 2.303 लॉग बेस 10 के। इसको मिटा दें। अब दोनों साइड 2.303 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ई ए अपान में 2.303 आर टी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये डी कट के हो जाएगा लॉग 10 ए माइनस लॉग बेस 10 की। इसको लिख सकते हैं, लॉग ए लॉग बेस 10, और इसको लिख सकते हैं ए अपान में के इक्वल टू ई अपान में 2.303 आर टी। ये हो गया आपका। बेसिकली न्यूमेरिकल लगाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद,
वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करना, मैं इसका कोशिश करूँगा कि इसकी प्रॉब्लम रहेगा मेडिकल में या फिर अदर चीज़ें कुछ चीज़ नहीं समझ में है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो अगले थैंक यू, जय हिंद।